इस गणतंत्र दिवस के इस 75 साल हो गए, 75 वर्ष पूरे होने के इस उपलक्ष्य में हम सभी का, सभी प्यारे बच्चों का और सभी शिक्षकगण का इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए हम आज इस अवसर पर एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में या गणतंत्र दिवस की क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इस देश के लिए, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। कहने का यहाँ स्पष्ट है कि हम लोगों ने अभी कितने सालों से गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, 15 अगस्त को मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र, लेकिन इसके क्या मायने हैं, इसके क्या महत्व है, अभी तक हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना, और इस देश में रहते हुए हमने इसके ऊपर क्या अपना योगदान दिया। इस चीज को अगर हम ध्यान दें तो हमारा एक अपना एक अलग छाप होता है। इस पे जो सबसे मेन चीज जो हम बताना चाहेंगे वो दो चीजें हैं। गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों है, ये तो सभी स्पष्ट जानते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान बनाने वाले लोग कौन से थे, संविधान मेकर्स या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की बात करें तो उन्होंने कितने योगदान दिए बनाने में और कैसे उन्होंने बनाया होगा इस इतने बड़े विशाल देश में, इतनी बड़ी विविधताओं के साथ, जहां इतने सारे धर्म, इतनी सारी जातियां, इतने सारे रिलीजन्स, भाषाएं, इतने सारे लोगों को एक साथ एक नियमों के संग्रह में बांधना और उनके लिए नियम तैयार करना और उसको लोग एक्सेप्ट कर ले, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। इतना आसान नहीं होता है क्योंकि एक परिवार में अगर कोई एक कानून हो और उस परिवार के लोग उस कानून को फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने खुद के परिवार के अपने कानून के, फैमिली लॉ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इतना बड़ा देश जहाँ इतने ज्यादा लोग, जहाँ इतनी बड़ी विशेषता, जहाँ इतने अधिक धर्म, जहाँ इतनी अधिक भाषाएं, जहाँ इतनी अधिक जातियां, और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत बड़ी, संविधान बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सभी लोग सहर्ष स्वीकार कर लें। और आज अगर हम ये देखें, हमारा जो संविधान बनकर के तैयार हुआ है, आज 75 साल हो गए, लेकिन कोई भी वर्ग इस पूरे देश का, कोई भी इस पूरे देश का कोई भी वर्ग, कोई भी समूह आकर के हमारे संविधान पे प्रश्न नहीं उठा सकता कि हमारे लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर या संविधान बनाने वाले लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आकर के क्वेश्चन लगा दे कि हमारे लिए कुछ तो लिखा ही नहीं गया इतने बड़े देश में। तो उन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उन संविधान निर्माताओं के लिए, जिनमें सबसे अमूल्य योगदान आप जानते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और उन्होंने इतना बढ़िया संविधान बना करके दिया कि आज हमको 75 साल हो गए उसको पूरा करते हुए, और हमने संविधान को लेकर के कभी भी ऐसी संकट नहीं उत्पन्न हुए कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो और एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष की भावना हो। इसके साथ ही संविधान बनाने में जो अंबेडकर का योगदान है वो भुलाया भी नहीं जा सकता, और कहा भी जाता है कि संविधान बनाना आसान नहीं है। संविधान वही लोग बना सकते हैं जो शिक्षित होते हैं, और शिक्षा पर संविधान में अंबेडकर का तो एक सबसे बड़ी उक्ति आप जानते हैं कि शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या है इतने बड़े देश में। शिक्षा पे उन्होंने क्या अपनी एक उक्ति बोली है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो तो बढ़ेगा। तो शिक्षा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और हम दूसरी चीजों पे बात करेंगे। हमारा इतना बड़ा देश 1 अरब 40-45 करोड़ का देश हो चुका है। 1 अरब 40 करोड़ के देश में जो एक लोकतांत्रिक माहौल है, अभी तक तो हम 1947 से पहले राजतंत्र टाइप ऑफ कंट्रीज में रहते थे, लेकिन अब हम जब लोकतंत्र में रह रहे हैं, इतने बड़े देश में लोकतंत्र का इतना विशाल तरीके से पालन करना और रहना आसान नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज से, अपने नेबरिंग कंट्रीज से अगर कंपेयर करें, जैसे कि आप पाकिस्तान को देखते हैं, तो अलग होकर के कितनी बार वहां पे स्थितियां बदली हैं, कितनी बार चेंज हुए हैं। कभी गवर्नमेंट उनका, कभी मिलिट्री शासन हो जाएगा, कभी अस्थायित्व है। अस्थायित्व का मतलब क्या है? इनस्टेबिलिटी, कोई भी स्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। और हमारे देश की अभी ये सबसे बड़ी फीचर, सबसे बड़ी विशेषता रही है कि कभी ऐसी स्थितियां नहीं रही है। अब इस पर दो चीजों पे मैं बहुत मेन प्रकाश डालूंगा इस अवसर पर। इतना बड़ा देश है, लिटरेसी की अगर हम बात करें, साक्षरता की बात करें, तो आंकड़ों में साक्षरता तो कुछ और है,
लेकिन रियलिटी में हम कितने साक्षर हैं? साक्षरता अलग होती है, शिक्षित अलग होता है। शिक्षित होना, साक्षर होना, दोनों में बहुत फर्क है। हमारे इस देश में शिक्षित लोगों का जो रेशियो है बहुत कम है। साक्षर लोगों का रेशियो आंकड़ों के हिसाब से 2011 का सेंसस देखेंगे, 21 का आएगा उसका देखेंगे तो साक्षर का परसेंटेज बना है, लेकिन शिक्षित कितने लोग हैं इनकी संख्या बहुत कम है। और ऐसे इस शुभ पावन अवसर पे हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हम ऐसे संकल्प लें कि ऐसे जो अशिक्षित लोग हैं जिन्हें हमारे संविधान के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है, उनको संविधान के कुछ ऐसे चीजों का जो उसकी मूल है, जिसमें हम दो चीजों की बात करेंगे, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज और एक है फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। हम अपने अधिकारों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। और आप जानते भी हैं कि हमारे संविधान में हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों में कर्तव्यों की संख्या ज्यादा है। अधिकारों की संख्या कम मुझे मिली हुई है हम सभी को, लेकिन कर्तव्य अधिक है। लेकिन हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते, हम अधिकारों की बात करते हैं। इतना तो हम शिक्षित लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे संख्या हमारे इस देश में बहुत सारे लोगों की है जो अशिक्षित है। उनको तो ना तो अधिकार पता है ना तो कर्तव्य पता है। तो एज ए शिक्षित, एज ए एजुकेटेड पर्सन होने के नाते, और हम सभी जितने लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज के बारे में, उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए इस अवसर पे कि ऐसे लोग जो फंडामेंटल राइट, अपना मूल अधिकार नहीं जानते हैं, उनको अपने अधिकारों को जानना चाहिए। ये बताने का मेरा श्रेय इसलिए है क्योंकि अगर वो अपने अधिकारों को जानेंगे तो वो शोषित कम होंगे, वरना अधिकार के अभाव में, उसके जानने के अभाव में हमारा शोषण होता है। और खासकर इन गर्ल्स को, लड़कियों को, महिलाओं को तो ये और अच्छे तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि समाज में आज भी कहीं ना कहीं वो भेदभाव की वो परिपाटी कुछ भी थोड़ा बहुत तो जरूर देखने को मिलती है। और इस भेदभाव को खत्म करने का सिर्फ और एक ही मूल मंत्र है, वो है शिक्षा, और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। अब हम एक और चीज बोलेंगे, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों का प्रोग्राम है। इसमें एक और चीज मैं वो बताना चाहूंगा, वो है हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के संघर्ष। अगर मैं उनमें प्रकाश डालूं तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता रहे हैं जिनमें महात्मा गांधी, अच्छे से आप जानते हैं उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी भी पढ़े हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने इस अवसर पे, जहां हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल पाई है, हम एक तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं, सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, उसमें योगदान इन राष्ट्रवादियों का था। अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में डालूं, अभी जल्दी ही उनका जन्म दिवस भी था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जाता है कि मात्र 48 साल, 48 ईयर्स में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ को लेकर के भी सस्पेंस है। और लेकिन वो एक ऐसे विद्वान, स्कॉलर, संघर्षशील, जो क्रांतिकारी, सब कुछ उनको अगर कहा जाए एक साथ उनको, तो वो कम ही पड़ेगा। जितने सारे उनके क्वालिटी थे, उनके स्किल्स थे, अगर कहा जाए तो कम ही है उनके बारे में। 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र से उन्होंने संघर्ष करना अपना स्टार्ट कर दिया, और 48 साल में आप जानते हैं प्लेन दुर्घटना में उनकी डेथ हुई। उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन, जब उनकी डेथ हुई थी तो प्लेन ओवरलोड हो चुका था, और ओवरलोड होने के बाद वो टेक ऑफ नहीं कर पाया, और आगे जाकर के कुछ ही दूरी पर वो गिर गया। और गिर जाने का रिजल्ट क्या रहा, परिणाम क्या रहा कि उनके ऊपर गैसोलीन गिर गई, और गैसोलीन गिर जाने के नाते पीछे का जो विंडो था, दरवाजा था, वो लॉक हो गया, और आगे से उनको निकलना था, और आगे आग जल रही थी। अब वो करते क्या न करते, वो आग जलती हुई से निकले, और लगभग 75% उनका शरीर जल गया था। लेकिन जलने के बाद भी उनके जो आत्मा थी, मतलब कॉन्शियस मोड में थे, वो उनको बिल्कुल पूरा नॉलेज था। जबकि ऐसा जनरली होता है सामान्यतः कि जो जल जाते हैं उसके बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो हॉस्पिटल गए, वहां भी कॉन्शियस मोड में थे, उनको अपना संघर्ष याद आ रहा है, इलाज चल रहा है, फिर कोमा में चले गए, और बताया जाता है आफ्टर सम टाइम इज डेड, कुछ समय बाद मर जाते हैं। लेकिन उनके संघर्षों की मैं बात करूं तो बताया जाता है कि आप ही लोगों की तरह जब लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो अपने वेदांत को लेकर के, अपने वैदिक चीजों को लेकर के, वो बड़ा ही जो है आत्मज्ञान को लेकर के बहुत ज्यादा वो सीरियस, गंभीर हुआ करते थे। जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे, ड्यूरिंग टाइम ऑफ द इंग्लिश पीरियड था, वो अंग्रेजों का शासन चल रहा होता है, और उस समय पे किसी प्रोफेसर के द्वारा
इनके धर्म को लेकर के, इनके वेदांत को लेकर के, इनके आत्मज्ञान को लेकर के कमेंट मारा गया उस प्रोफेसर के द्वारा, जो कि अंग्रेज था। फिर उन्होंने ऐसी युक्ति से उसकी धुलाई की थी, उन्होंने जब वो सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो लाइट बंद कर देते हैं और 5, 6, 7, 8 लोग मिल करके 5, 7, 8 लोग मिल करके लाइट बंद करके बिना बोले उसकी अच्छे से पिटाई कर देते हैं। लेकिन फिर दुर्भाग्य इस देश का, हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन हम स्वतंत्र किससे हुए? अंग्रेजों से। तो कहना तो है कि अंग्रेजों से हुए, लेकिन हम गुलाम इसलिए हुए क्योंकि हम गुलामी का दास्ता जो हमारा हमने स्वीकार किया, हमारे भारतीयों की ही वजह रही है। हमारे भारतीयों में कुछ लोग ऐसे थे जो मुखबिर थे, आज भी वो पाए जाते हैं। तो उन मुखबिर में एक चपरासी था, उसने बता दिया, फिर बाद में इनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया। इतने बड़े घर के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस, उस कॉलेज से निकाल देने के बाद बड़े रसूखदार फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत सारे सोर्सेज लगे उनके कि उनको अंदर किया जाए कॉलेज में, लेकिन नहीं, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिए। फिर घर का पारिवारिक माहौल, एक द्वंद्व वाली जो भावना होती है ना किसी के संघर्षशील व्यक्ति के, वो द्वंद्व में जी रहे थे। परिवार से एक प्रेशर था कि तुम आईसीएस का एग्जाम पास करो, इसके लिए वो लंदन भी गए। 6 सीट थी मात्र, लेकिन उनके अंदर कोई और ही विचार चल रहा था कि हमको इस देश के लिए, इन लोगों के लिए, इनका ही नौकरी करना मुझे। वो जबरदस्ती परिवार के एक प्रेशर में तो आईसीएस का एग्जाम दिए मात्र 6 सीट में, और ना चाहते हुए भी एग्जाम दिए, फिर भी 4th रैंक उनका था। इंटरव्यू भी हुआ लेकिन वो छोड़ दिए, और वो फिर पुनः वापस ब्रिटेन से पुनः वापस 1920 का ड्यूरिंग था, जब वो महात्मा गांधी के पास पहली बार आकर के मिले कि हमको आपके साथ रहना और हमको आपसे सीखना है कैसे संघर्ष किया जाएगा। लेकिन विचार तो इनका क्रांतिकारी था, और महात्मा गांधी का विचार तो अहिंसा वाला था। बहुत दिनों तक ये चीजें चली नहीं, लेकिन फिर भी उनको सम्मान वो देते हैं। आगे चल करके आपको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन फिर एक छोटे से मत की वजह से, यहाँ हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं चीजों को लेकर के, महात्मा गांधी को लेकर के और लोगों को लेकर के, लेकिन उन लोगों के बीच में ऐसी कोई मनमुटाव नहीं था, मतभेद था, लेकिन मन का भेद नहीं था कि आपस में किसी चीज को लेकर के कोई क्रांतिकारी किसी ऐसे चीज को लेकर के उनके अगेंस्ट में या एक्सप्लॉइटेशंस करे। वहां पे फिर आपको पता है कि पट्टभी सीतारमैया के अध्यक्ष बन जाने के परिणाम स्वरूप मनमुटाव एक बार हो गया गांधी जी का। फिर उन्होंने उस जगह को भी छोड़ दिया और फिर अकेले संघर्ष उन्होंने किया। और कहा जाता है कि इस देश को जब उनके संघर्षों की वजह से किया गया तो अंग्रेजों के द्वारा उनको जेल डाला गया, फिर निकाला गया, फिर जेल डाला गया। ऐसे में वो कहे कि अब इस देश में रहते तो हम संघर्ष करेंगे नहीं। और वो अकेला व्यक्ति, आपको पता होना चाहिए, वो अकेला व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना चाह रहा हूं कि अकेला व्यक्ति इस जगह को छोड़ देता है देश को, और अकेले आत्म संयम करते हुए अपने आप को जेल से जब वो निकलते हैं तो एक युक्ति निकालते हैं कि कैसे हमको इस देश से बाहर जाना है। और उन्होंने युक्ति निकाली थी, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अपने फेस को उन्होंने कहा कि ना तो मैं किसी से बात करूंगा, ना ही मुझसे कोई बात करेगा, ना ही मुझसे कोई मिलेगा। और उन्होंने एक पठान का भेष धारण कर लिया और ऐसा बनाया था कि कोई देख करके बाद में पता ही नहीं कर पाए कि ये सुभाष चंद्र बोस है। और उसी पठान के भेष में वो सीधे पेशावर ट्रेन पकड़े, कलकत्ता से पेशावर, और पेशावर से फिर रूस, रूस से फिर इटली, और इटली से फिर जर्मनी। और जर्मनी में मदद मांगने गए कि हमको जो है आपका मदद चाहिए ताकि हम अपने देश से, हमारे देश पे आप अटैक करो ताकि उन ब्रिटिशर्स को बाहर करो। लेकिन नहीं किया गया उनके द्वारा। फिर अकेले वहां पे जर्मनी के जो कैदी थे इंडियंस, उनको लेकर के उन्होंने एक लीग बनाई। फिर वहां से उनका संघर्ष जारी रहा। फिर वहां से भी कुछ नहीं मिला तो फिर आप जानते हैं कि उस ड्यूरिंग में उनके संघर्ष, वहां से फिर उन्होंने शादी भी की जर्मनी में, और अपने बच्चों को और फैमिली को भी छोड़ भी दिया कि क्या करेंगे, हमारे संघर्ष में शामिल हो गए। फिर वहां से वो समुद्र के रास्ते वहां आए सिंगापुर से फिर जापानियों का हेल्प लिए, फिर जापानियों के हेल्प के माध्यम से फिर मणिपुर पे हमला की, अपनी टीम बनाई, रास बिहारी बोस के साथ हुए रहे। कुल मिलाकर उनके संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो 12 साल से 48 साल की उम्र तक उनका संघर्ष का जो जीवन रहा अकेले। एक ऐसा फैमिली जो बहुत रिच हो, जिसके घर का लड़का जब चाहे कुछ भी कर सकता हो, लेकिन क्या पड़ी थी, एक ही संघर्ष उन दिनों की। कोई भी नहीं कर सकता है ऐसा, अगर जिसके यहाँ सारा सब कुछ अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर के हमको ये स्वतंत्रता मिली। कहना चाहूंगा एक छोटी सी और बात कि सरदार भगत सिंह की जब बारे में हमने बात किया, सरदार भगत सिंह भी इस देश के लिए झूल गए, लेकिन सरदार भगत सिंह को फांसी किसने दिया? एक भारतीय ने। फांसी देने वाला भारतीय था
सरदार भगत सिंह के शरीर के कम से कम 8-10 टुकड़े, 15 टुकड़े, 20 टुकड़े जो करने वाला भी कोई और नहीं था, भारतीय था। उनके टुकड़े को बाहर फेंकने वाला कौन था? भारतीय था। कहा जाता है कि उस समय 45 करोड़ पॉपुलेशन, 40 से 45 करोड़ पॉपुलेशन अगर खाली थूक देते एक जगह पे तो अंग्रेज डूब के मर जाते उसमें, इतनी संख्या। हम क्या थे? हम गुलाम क्यों हुए? हम अपने ही हमारे बीच के कॉपरेशन का अभाव। लेकिन आज 75 साल हो गए, हमारा संविधान सबको इतनी डाइवर्सिटी के बाद सबको एक रखता है, और एक रखने के पीछे अखंडता में एकता जो हमारा है, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, धर्म, विश्वास सब, लेकिन मूल सिर्फ एक है जो हमारी संविधान में सिर्फ एक चीज दी गई है, वो है वन सिटीजनशिप। भारत की सिर्फ एक नागरिकता होगी और वो है सिर्फ भारतीय। और इस तरह से भारतीय होने का जय हिंद, जय भारत, and thank you very much.